साल 2001 की एक सर्द शाम थी। सर्दियों की शाम वैसे ही जल्दी ढलती है। ऊपर से आसमान में काले बादलों ने जैसे दिन को निगल लिया हो। हर तरफ धुंध और अंधेरे की चादर थी। आरव का भोपाल में यह पहला दिन था। यूपी के छोटे शहर बस्ती से आए आरव ने आज ही सिविल सर्विस की कोचिंग ज्वाइन की थी। कोचिंग तो मिल गई, लेकिन रहने के लिए जगह तलाशने में पूरा दिन दौड़ भाग में गुजर गया था। शहर बड़ा था, कोचिंग और कॉलेज की भरमार थी, लेकिन बेविवाहित लड़कों के लिए किराए पर कमरा लेना मानो कोई युद्ध हो। आरव थका हुआ था और अब रात गुजारने की चिंता ने उसे जकड़ लिया था। भोपाल की इस अनजानी गलियों में वह एक सुनसान बस स्टॉप पर खड़ा था। यह शहर का आउटर इलाका था, जहां दिन में भी भीड़ कम रहती थी, और इस वक्त तो पूरा इलाका वीरान था। मौसम लगातार बिगड़ रहा था। आसमान बिजली की कड़क से गूंज रहा था और चारों ओर सन्नाटा छाया था। आरव अपने ख्यालों में खोया था। तभी उसके पीछे किसी की आहट हुई। वह चौंक कर पलटा। एक लड़की खड़ी थी, जीन्स और कुर्ती पहने, उम्र में शायद उसके जितनी ही, लेकिन उसकी आंखों में कोई गहराई थी, जैसे बहुत कुछ कहती हों, लेकिन चुप थी। आरव ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, इतनी रात को आप अकेली बाहर क्यों हैं? मौसम भी ठीक नहीं है, आपको किसी को बुला लेना चाहिए था। लड़की ने उसकी तरफ एक नज़र डाली और फिर बिना कुछ बोले सामने सड़क की ओर देखने लगी। उसका यह बर्ताव थोड़ा अजीब सा था, लेकिन आरव कुछ कहे बिना चुप हो गया। दोनों लगभग 40 से 45 मिनट तक उसी बस स्टॉप पर खड़े रहे। अब रात के करीब 9 बज चुके थे। आरव को भूख भी लग रही थी। वह बोला, मुझे नहीं लगता कि अब कोई बस आएगी। आप भोपाल की लगती नहीं, कहाँ से हैं? लड़की ने पहली बार स्पष्ट जवाब दिया, मैं गोंडा की हूँ, यहाँ एक बैंकिंग कोचिंग करती हूँ। मेरी सहेली का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन लगता है आज वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रुक गई है। आरव थोड़ा असहज होते हुए बोला, मैं भी बस्ती से आया हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। रहने के लिए कुछ नहीं मिला, इसलिए लौटते हुए देर हो गई। अब सोच रहा हूँ स्टेशन के पास किसी लॉज में रुक जाऊँ। लड़की बोली, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मैं मदद कर सकती हूँ। मेरी कॉलोनी में एक फ्लैट खाली है, मैं पास ही रहती हूँ, चाहो तो वहाँ देख सकते हो। आरव थोड़ा हिचकिचाया, इतनी रात को ठीक रहेगा क्या? आप एड्रेस दे दीजिए, मैं सुबह आ जाऊँगा। लड़की मुस्कुराई, ये भोपाल है, यहाँ रात नहीं होती। और तुम कौन सी लड़की हो जो डर रहे हो? फिर थोड़ा गंभीर होकर बोली, वैसे भी यहाँ बस स्टॉप पर रुकना सेफ नहीं है, सामने कब्रिस्तान है। कई लोगों ने यहाँ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस की बात की है। भूतों में यकीन है ना तुम्हें? आरव थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, यह वक्त मजाक करने का नहीं है। लड़की, जिसका नाम अब तक नहीं पता चला था, हंसते हुए बोली, मैं सिया हूँ, चलो फ्लैट देख लो। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक पुरानी सरकारी कॉलोनी के पास पहुंचे। बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा, जगह जगह से पेंट उखड़ा हुआ। कॉलोनी वीरान थी, हर तरफ सन्नाटा और झिंगुरों की आवाज़। आरव को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन सिया बहुत सहज थी। 3 नंबर वाला मकान खाली है, सिया ने बताया। तुम चाहो तो आज रात यहीं रुक जाओ, मैं वहीं आगे 2 मकान छोड़कर रहती हूँ। आरव ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही लाइट ऑन की, चौंक गया। सामने सिया खड़ी थी। तुम तो बाहर चली गई थी, आरव ने घबरा कर कहा। अरे, तुम्हारे साथ ही तो अंदर आई हूँ, अंधेरे में ध्यान नहीं दिया शायद, सिया ने मुस्कुराकर कहा। यह फ्लैट 1 हफ्ते पहले ही खाली हुआ है, रहने लायक है, मैं पास में ही हूँ, सुबह मिलते हैं। आरव को यकीन नहीं हो रहा था कि अनजान शहर में कोई इतनी मदद कर रहा है। वह बेड पर लेट गया, लेकिन मन में कई सवाल थे। अगली सुबह उठते ही दरवाजे पर एक नोट मिला, गुड मॉर्निंग आरव, नाश्ता फ्रिज में रखा है। उस दिन से रोज यही होने लगा। गुड मॉर्निंग नोट, सिया की मुस्कान और लंबी लंबी बातें। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। आरव ने एक दिन पूछा, सिया, कॉलोनी में कोई आता जाता क्यों नहीं दिखता? सिया का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। यहाँ के लोग डिस्टरबेंस पसंद नहीं करते, सब अपने अपने घर में ही रहते हैं। आरव ने तुरंत बात बदल दी, लेकिन अब धीरे धीरे उसे यह जगह और सिया दोनों ही अपने से लगने लगे थे।
वक्त बीतने लगा था। सिया और आरव अब पहले से ज्यादा करीब हो चुके थे। हर सुबह दरवाजे पर सिया का लिखा छोटा सा नोट मिलता, कभी गुड मॉर्निंग का, तो कभी आज दोपहर साथ में कॉफी, कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो कभी यू कैन डू इट आरव। इन छोटी छोटी बातों ने आरव को इस अनजाने शहर में एक अपनापन दे दिया था। अब दोनों अक्सर छत पर बैठते, सपनों की बातें करते, भविष्य की योजनाएं बनाते। सिया बहुत कुछ कहती, लेकिन कुछ चीजें थीं जो वह कभी पूरी तरह साफ नहीं करती थी। एक दिन जनवरी की हल्की धूप वाली शाम थी। आरव छत पर बैठा था, सिर सिया के कंधे पर टिका हुआ। धीमे स्वर में बोला, सिया, वैसे तो तुम बस 2 मकान छोड़कर ही रहती हो, लेकिन अब ये 2 मकान की दूरी भी सहन नहीं होती। सच सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? सिया के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान तैर गई। उसने आरव की आंखों में देखा और बोली, बहुत ज्यादा। तुम सोच भी नहीं सकते, इतना प्यार करती हूं। लेकिन याद रखना, मुझसे प्यार करने का मतलब है हर हद को पार करना। मैं आसान नहीं हूं आरव। आरव हंसते हुए बोला, चलो फिर तो तय हुआ। हम अब अलग अलग फ्लैट में क्यों रहें, साथ ही रहेंगे। सिया ने कोई विरोध नहीं किया। कुछ ही दिनों में वह आरव के फ्लैट में शिफ्ट हो गई। अब वे लिव इन में रहने लगे। इसी बीच आरव के पुराने दोस्त नीरज का फोन आया। वे दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। नीरज बोला, अरे यार, तू अब तो पूरी तरह गायब हो गया है। 1 साल होने को आया, कभी मिलने की कोशिश भी नहीं की। आरव थोड़ा झेंप गया, कुछ नहीं भाई, बस कोचिंग और पढ़ाई में इतना बिजी हो गया कि वक्त ही नहीं मिला। नीरज मजाकिया लहजे में बोला, मतलब बिन बताए शादी वादी तो नहीं कर ली? चल अब बता, मिलवाएगा उसे स्पेशल से? आरव थोड़ा मुस्कुराया, हाँ, एक लड़की है, सिया। हम साथ रहते हैं, भोपाल में ही। नीरज चौंका, ओ भाई, तो फिर तो मिलवाना पड़ेगा भाभी जी से। आरव ने अगले दिन उसे अपने फ्लैट पर बुला लिया। नीरज शाम को तय समय पर पहुंच गया, लेकिन जब वह सोसाइटी के गेट पर पहुंचा तो हैरान रह गया। उसके सामने एक टूटी फूटी वीरान सी कॉलोनी थी। झाड़ियों से ढका गेट, खंडहर जैसे मकान और चारों ओर अजीब सन्नाटा। नीरज बोला, तू मजाक कर रहा है ना? इस खंडहर जैसी जगह को तू अपना घर बता रहा है? आरव बोला, अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, अंदर आ, दिखाता हूँ। सिया बहुत अच्छे से घर संभालती है। वे दोनों मकान नंबर 3 पर पहुंचे। आरव ने दरवाजा खोला, लेकिन नीरज सन्न रह गया। घर के अंदर दीवारें सीलन से काली पड़ चुकी थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और मकड़ी के जाले हर कोने में थे। नीरज घबरा गया, भाई तू ठीक तो है? इस जगह में कौन इंसान रह सकता है? तू कह रहा था कि यहाँ साफ सुथरा घर है। आरव खुद भी हक्का बक्का था, यार मैं अभी कुछ घंटे पहले ही यहाँ से गया था। ये ऐसा नहीं था, सब कुछ साफ था। सिया यहाँ रहती है। मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ। वो दौड़ता हुआ किचन की तरफ गया। सिया ने सुबह मुझे टिफिन दिया था, यहीं रखा होगा। उसने टेबल से एक टिफिन उठाया, ये देख, है ना? नीरज ने टिफिन खोला। अंदर से गंध मारती सड़ी हुई चीजें और कीड़े निकलने लगे। नीरज डर गया। आरव, तू किसी गलत चीज के बीच में है? चल यहां से। आरव ने कहा, अगर तू मेरी बात नहीं मानता तो चल सामने वाले घर में पूछते हैं। जो आदमी हमें छत से घूरता था वह बताएगा। दोनों एक पुराने मकान की ओर बढ़े। आरव ने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पलों में एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। सांवला रंग, मोटी मूंछें और थकी हुई आंखें। आरव हांफते हुए बोला, सर, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं इसी कॉलोनी में रहता हूं, मकान नंबर 3 में, सिया के साथ। उस आदमी ने कुछ देर आरव को घूरा, फिर बोला, तुम? हाँ, देखा है, लेकिन अकेले। हर शाम तुम छत पर बैठते हो, जैसे किसी से बातें करते हो, कभी हंसते, कभी चुपचाप बड़बड़ाते। मैंने तो सोचा तुम किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहे हो। आरव चीखा, झूठ है, सिया भी थी मेरे साथ, आपने नहीं देखा उसे? आदमी ने गुस्से से कहा, सच कहूं तो अब लग रहा है तुम पागल हो। कोई सिया नाम की लड़की कभी यहां नहीं दिखी। ये कॉलोनी पिछले 6 साल से वीरान है। नीरज ने आरव का कंधा पकड़ा। चल यार, अब बहुत हो गया, तू थक गया है, चल मेरे साथ कुछ दिन के लिए, खुद को संभाल। आरव की आंखें भर आईं।
उसके लिए यह सब झूठ मानना नामुमकिन था। उसने सिया को महसूस किया था, देखा था, जिया था। क्या वह सब एक भ्रम था? अगले दिन नीरज ने आरव को उसके गांव लौटने वाली बस में बैठा दिया। आरव चुप था। उसकी आंखें उस कॉलोनी की ओर देखती रहीं जहां उसने 1 साल गुजारा और शायद खुद को खो दिया। गांव लौटने के बाद भी वह सामान्य नहीं हो पाया। दिन भर अकेले बैठा किसी चेहरे को कागज पर बनाने की कोशिश करता रहता। एक चेहरा जो धुंधला था लेकिन दिल में बिल्कुल साफ था। सिया का चेहरा। गांव लौटे आरव को अब 1 महीना बीत चुका था। घर वालों ने उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश की। माँ ने मन्नतें मांगी, पिताजी ने डॉक्टर से बात की, बहन ने मनोवैज्ञानिकों के वीडियो चलाकर दिखाए, लेकिन आरव की हालत में कोई खास सुधार नहीं आया। उसका ज्यादातर समय एकांत में गुजरता। वह एक पुरानी डायरी के पन्नों पर पेंसिल से कुछ बनाता। बार बार एक ही चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, लहराते बाल और हल्की सी मुस्कान। यह चेहरा सिया का था। वो किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन उसके भीतर हर रोज सिया की परछाई गहरी होती जाती। कई बार उसे रातों में नींद से चौंक कर उठते देखा गया, पसीने से भीगा हुआ, कांपता हुआ। एक बार मां ने सुना वह नींद में बड़बड़ा रहा था, तुम वापस आओगी ना सिया, वादा किया था ना। परिवार ने तय किया कि इस हालात में उसे किसी काम में व्यस्त करना जरूरी है। इसी बीच एक खुशखबरी आई। आरव ने लगभग 1.5 साल पहले जिस सरकारी विभाग के लिए परीक्षा दी थी, उसमें उसका चयन हो गया था। यह खबर घर वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। आरव को भोपाल के पास ही एक जिले में नियुक्ति मिली। नए शहर, नई जिम्मेदारियों और नए लोगों के बीच रहते हुए धीरे धीरे उसका मन भी कुछ हल्का होने लगा। काम का दबाव उसे व्यस्त रखता और वक्त के साथ वह थोड़ा सामान्य होने लगा। हाँ, अब भी वह सिया के बारे में सोचता था, लेकिन दिन में नहीं, सिर्फ रातों को। उसका दिमाग जानता था कि सिया नहीं है, लेकिन दिल अब भी मानने को तैयार नहीं था। आज फिर वही तारीख थी, 20 दिसंबर, वही दिन जब वह पहली बार सिया से मिला था। पूरे दिन ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। शाम को उसने छुट्टी ली और कमरे में जल्दी लौट आया। अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई बुला रहा हो, जैसे किसी की आंखें छत पर बैठी उसका इंतजार कर रही हो। रात करीब 1 बजे उसे अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा, आरव। वह चौकन्ना होकर उठा और कमरे के बाहर झांक कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, आरव। वह पागलों की तरह भागता हुआ छत पर पहुंचा। छत पर वहीं खड़ी थी सिया, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहले थी। नीली कुर्ती, हल्की मुस्कान और वो आंखें जिनमें मोहब्बत तैरती थी। आरव की आंखें भर आईं। वह दौड़कर उसकी ओर बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। तुम वापस आ गई हो? मैं जानता था तुम आओगी। कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़कर? सिया चुप रही। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे अपना हाथ छुड़ाया और पीछे की ओर कदम बढ़ाने लगी। आरव घबराया। सिया, रुक जाओ, मुझे छोड़कर फिर मत जाना। सिया अब छत के किनारे पर पहुंच चुकी थी और फिर बिना कुछ कहे एक कदम और पीछे हटी और छत से गिर गई। आरव की चीख आसमान में गूंज गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह पसीने से तर बिस्तर से उठ बैठा। आंखें खोली, वह अपने कमरे में था। माँ दौड़ती हुई आई। क्या हुआ बेटा, फिर वही सपना? आरव ने कुछ नहीं कहा, वह समझ चुका था। सिया अब भी कहीं थी। अगले ही दिन माँ उसके कमरे में आई। बेटा, एक रिश्ता आया है, लड़की गोंडा की है, हमें तो पसंद आई है, तुम भी देख लो। जब तक तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे, अतीत तुम्हें ऐसे ही घेरता रहेगा। आरव ने अनमने मन से सिर हिला दिया, जैसा आप ठीक समझें। कई दिनों बाद आरव की फैमिली लड़की वालों के घर सगाई के लिए पहुंची। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर जैसे ही लड़की उसे ऊपर के कमरे में दिखाने ले गई, आरव के कदम रुक गए। दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, चेहरा वहीं था। आरव के होश उड़ गए। उसने कांपते स्वर में पूछा, ये कौन है? लड़की, जिसका नाम अंशिका था, मुस्कुराकर बोली, ये मेरी बड़ी बहन सिया की तस्वीर है। 5 साल पहले पढ़ाई के लिए भोपाल गई थी। वहां किसी लड़के से प्यार करने लगी, लेकिन उस लड़के ने धोखा दिया और दीदी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन वो आज भी हमारे आसपास हैं, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ।
आरव की सांसें थम गईं। मतलब मौत हो चुकी है उनकी? जी, 4 साल पहले। लेकिन उनका बंधन मुझसे बहुत गहरा था। मैं जानती हूं वो जहां भी हैं मेरी हर बात सुनती हैं। आरव बुरी तरह कांपने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह संयोग था या सिया की कोई योजना। नीचे सभी उसकी सगाई का जश्न मना रहे थे और ऊपर आरव की रूह एक बार फिर डर और मोहब्बत के भंवर में फंसी थी। 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। आरव ने किसी से कुछ नहीं कहा। शायद वह अब खुद से ही लड़ते लड़ते थक गया था। शादी के दिन वह एकदम शांत था, जैसे अंदर से खाली हो गया हो। सब रस्में पूरी हुई। रात को वह कमरे में पहुंचा जहां उसकी नवविवाहिता अंशिका घूंघट में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। कमरे में हल्की सी गुलाब की महक थी। आरव ने धीमे से घूंघट उठाया और फिर जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घूंघट के अंदर जो चेहरा था वो अंशिका का नहीं, सिया का था। वही आवाज गूंजी, मैंने कहा था ना जान, तुम्हारे साथ मरकर भी नहीं छोड़ूंगी। आरव की आंखें फैल गईं। उसके होंठ थरथरा रहे थे। सिया, जो अब उसकी आत्मा बन चुकी थी, जोर जोर से हंसने लगी। उसके चेहरे की रंगत बदल रही थी। आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थीं। होंठों की मुस्कान भयावह हो गई थी। वह धीमे धीमे आरव की ओर बढ़ने लगी और आरव कांपता हुआ जमीन पर गिर गया। रायपुर शहर की वो शाम कुछ अजीब सी थी। बादल भरे आसमान से बूंदें ऐसे गिर रही थी जैसे कोई छुप छुप कर रो रहा हो। जून की शुरुआत थी और मानसून ने दस्तक दी थी। कहीं गणगौर की तैयारियां चल रही थीं तो कहीं छिटपुट बारिश शुरू हो चुकी थी। बस स्टैंड के नीचे वो लड़की अकेली खड़ी थी, बिना छतरी के, और वो भी पूरे 1 घंटे से। नीले रंग का कुर्ता, काली जीन्स, भीगी लटें। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार घड़ी पर जा रही थीं, मानो उसे वक्त से कुछ शिकायत हो। बस स्टैंड पूरा खाली था। वो बार बार कुछ कह रही थी, कहाँ रह गया अर्जुन? उसके मन में बार बार सवाल था। उसने अर्जुन को कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही जवाब, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज़ आउट ऑफ कवरेज एरिया। नेहा के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। नेहा और अर्जुन 2 साल से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन अर्जुन की ये टाइम की लापरवाही अब उसे बहुत चुभने लगी थी। नेहा को आज भी वो दिन याद था जब अर्जुन ने कोरियर डिलीवरी बॉय के रूप में पहली बार उसके ऑफिस आया था, एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट देने के लिए। उस दिन भी बारिश हो रही थी और अर्जुन पूरी तरह से भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। ये लीजिए मैम, आपका पार्सल, यहाँ साइन कीजिए। नेहा ने सर उठाकर जब अर्जुन को देखा तो उसने अर्जुन में कुछ ऐसा देखा जो वो आज तक नहीं भूल पाई। हालांकि अर्जुन कुछ ख़ास दिखने वाला इंसान नहीं था, पर उसकी सादगी में कुछ ऐसा था जो नेहा के दिल को छू गया था। उसके बाद करीब 3 महीने तक नेहा और अर्जुन में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर एक दिन अर्जुन दोबारा से नेहा के ऑफिस आया। इस बार वो किसी और का पार्सल लेकर आया था। नेहा ने इस बार अपनी तरफ से पहल की। तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, अर्जुन। फ़ोन नंबर मिलेगा आपका? इस बार नेहा ने उसका नंबर खुद से मांग लिया। उस रात को करीब 11:10 पर नेहा ने अर्जुन को कॉल किया, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने फ़ोन रिसीव किया, नेहा ने बिना कुछ बोले ही फ़ोन काट दिया। थोड़ी ही देर में अर्जुन का वापस कॉल आया। नेहा ने तेज़ी से फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, हेलो। अर्जुन उधर से एक शांत आवाज़ में बोला, कौन बोल रही हैं आप? तब नेहा ने अपना परिचय कराते हुए कहा, मैं नेहा बोल रही हूँ। ओह अच्छा। उस रात अर्जुन और नेहा की वो पहली बातचीत थी। अर्जुन की आवाज़ में एक ईमानदारी थी जो नेहा को बहुत भा गई थी।
धीरे धीरे ये बातचीत उनकी रोज़ की आदत बन गई और फिर वो कॉल्स मुलाकातों में बदल गई और फिर ये मुलाकातें एक मज़बूत रिश्ते में बदल गईं। नेहा ने एक दिन अर्जुन से कहा, अर्जुन, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है तो बोलो ना। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता नेहा। तो चलो ना, इसी संडे को मेरे मम्मी पापा से मिलो, नेहा ने जिद करते हुए कहा। और अर्जुन ने उससे वादा किया कि इस संडे वो उसके मम्मी पापा से मिलने ज़रूर आएगा। लेकिन एक संडे, दूसरा संडे और फिर तीसरा संडे, हर बार अर्जुन किसी डिलीवरी या फिर किसी काम में उलझ कर रह जाता। नेहा का गुस्सा अब बहुत बढ़ने लगा था। उस दिन भी वो अकेली बारिश में खड़ी अर्जुन का इंतज़ार कर रही थी। नेहा के घर से बार बार उसके फ़ोन आ रहे थे, लेकिन वो बार बार फ़ोन काट रही थी। और तभी दूर से अर्जुन की बाइक आती दिखाई दी। अर्जुन की बाइक का शोर जैसे नेहा की धड़कनों को चीरते हुए आया। उसने दूर से आते अर्जुन को देखा, लेकिन चेहरा बिना कोई भाव दिखाए सीधा कर लिया। अर्जुन जैसे ही उसके पास आया, उसने बाइक रोकी और मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी यार, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तुम भीग गई हो क्या? नेहा ने उसे देखकर मुंह फेर लिया और बनावटी गुस्से से बोली, माफ़ कीजिएगा सर, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। अरे यार, अब इतना गुस्सा भी मत हो नेहा, सच में बहुत लेट हो गया है, मैं जानता हूँ। मैं भी बहुत थक गया हूँ, बहुत काम था। थक गए? और मैं पिछले 3 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ, वो भी बारिश में, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और ऊपर से तुम्हारा फ़ोन भी आउट ऑफ कवरेज था। नेहा, मैं जानता हूँ यार, मैंने गलती की है, पर मेरा काम तुम समझती हो ना। बस अब उस काम का बहाना मत बनाओ अर्जुन, मैं तुम्हारे काम से तंग आ चुकी हूँ। हर बार तुम यही कहते हो, इसी चक्कर में 3 संडे निकल चुके हैं। मम्मी पापा अब ये सवाल करने लगे हैं, उन्हें लगने लगा है कि शायद तुम शादी को लेकर सीरियस ही नहीं हो। अर्जुन को लगने लगा कि आज नेहा बहुत गुस्से में है, इसलिए उसने हंसते हुए नेहा से कहा, चलो फिर अभी शादी करते हैं। ऐसा मजाक मत करो अर्जुन, शादी कोई मजाक नहीं है। अरे चलते हैं ना, इस वक्त ज़रूर कोई ना कोई मंदिर खुला होगा, वहाँ चलकर हम दोनों शादी करते हैं। अर्जुन, कब आएगी तुम्हारी फुर्सत, कब पूरा होगा तुम्हारा वादा? कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए, सिर्फ सड़क पर गिरती बूंदों की आवाज़ थी। अर्जुन ने अचानक से अपनी बाइक स्टार्ट की और नेहा से कहा, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने। ये सुनते ही नेहा मुस्कुरा दी और बिना कुछ बोले अर्जुन की बाइक पर बैठ गई। रास्ते में अर्जुन ने नेहा से कहा, नेहा, तुम्हारे साथ जब मैं बाइक पर होता हूँ ना, तो लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानियाँ पीछे छूट गई हों। अर्जुन ने फिर कहा, आज जब तुम्हारा फ़ोन आया तब मैं एक डिलीवरी देने के लिए झील रोड पर था, बहुत ही ज़रूरी पार्सल था, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, माफ़ करना यार। उसकी बातें सुनकर नेहा मुस्कुरा दी। करीब 15 मिनट बाद वो एक गली में मुड़े। वहाँ एक नीले रंग का घर था। घर की खिड़कियों से रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे कि कोई जाग रहा हो। अर्जुन ने घर के आगे बाइक रोकी। बाइक की आवाज़ सुनते ही नेहा की माँ ने दरवाज़ा खोला। कहाँ थी इतनी देर से नेहा, कितनी बार फ़ोन किया? फिर उनकी नज़र अर्जुन पर पड़ी और अर्जुन को देखकर वो चुप हो गई। मम्मी, ये अर्जुन है जिसके बारे में आपको बताया था ना, ये आपसे मिलना चाहता है। नेहा की माँ कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से उसके पापा आ गए। नेहा बेटा, सब ठीक तो है ना? उन्होंने अर्जुन को देखा और फिर अपनी बेटी की आंखों में झांका। पापा, यही वो लड़का है अर्जुन, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। नेहा के पापा कुछ देर के लिए नेहा को देखते रहे, फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, अंदर आओ बेटा। अर्जुन झिझकता हुआ अंदर आया और हाथ जोड़ते हुए बोला, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नेहा की माँ ने धीमे से जवाब दिया, नमस्ते बेटा। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। नेहा के पापा ने चाय के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया।
नेहा के पापा कहने लगे, नेहा हमें बहुत प्यारी है और वो जो भी फैसला लेती है हम उस पर विश्वास करते हैं। पर बेटा, क्या तुम सच में उसके साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने पहली बार पूरी हिम्मत से आंखें उठाकर कहा, जी अंकल, मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो भी है वो सब नेहा का ही है। नेहा ने अर्जुन की तरफ देखा और उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। उसी पल नेहा के पापा ने कहा, अगर तुम दोनों तैयार हो तो हम जल्दी ही सबके सामने इस रिश्ते की बात करेंगे। रात बहुत हो चुकी थी। अर्जुन ने अब नेहा के मम्मी पापा से विदा ली। घर पर एक दूसरे से मुलाकात कर कर आज नेहा बहुत खुश लग रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला था जब दोनों की ज़िंदगियां पूरी तरह बदलने वाली थी। अर्जुन को नेहा के घर आए कुछ हफ्ते बीत चुके थे। उस दिन सुबह करीब 8:30 बजे अचानक नेहा का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, अर्जुन। नेहा ने तेज़ी से फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ बिल्कुल अनजान थी। क्या आप अर्जुन को जानती हैं? नेहा का चेहरा एकदम बदल गया। हाँ, मैं जानती हूँ अर्जुन को। क्या हुआ उसे? दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ एकदम सपाट थी। अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही नेहा की सांसें थम गई। क्या एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? अभी कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन वो हॉस्पिटल में है। फ़ोन कट चुका था, लेकिन नेहा की दुनिया जैसे रुक गई थी। उसने बिना किसी से कुछ कहे सीधे हॉस्पिटल के लिए उड़ान भर दी। आखिर वो वार्ड नंबर 7 में पहुंची। वहाँ एक स्ट्रेचर पर कोई लड़का लेटा हुआ था। सर पर पट्टी और बाजू में ड्रिप लगी थी। अर्जुन, उसने धीरे से पुकारा, लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने बताया कि अर्जुन की बाइक को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। उसके सर पर गहरी चोट लगी है। अर्जुन की ये हालत देखकर नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अर्जुन का हाथ थामा, उसके पास बैठ गई। अर्जुन की हालत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने बताया कि चोट बहुत गहरी है, इसलिए रिकवरी में वक्त लगेगा। नेहा अब हर दिन अस्पताल जाती थी। उसने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा नेहा एक कुर्सी पर झुकी हुई सो रही थी। उसने आवाज़ दी, नेहा। नेहा ने तुरंत अपनी आंखें खोली। अर्जुन, तुम ठीक हो ना अर्जुन? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। तुम्हें क्या लगता है अर्जुन, तुम एक्सीडेंट करोगे और मैं चली जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम खड़े नहीं हो जाते ना, मैं तुम्हारे पास से कहीं नहीं जाऊंगी। उस रात पहली बार बहुत दिनों के बाद अर्जुन ने चैन की नींद ली। कुछ हफ्ते में अर्जुन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। नेहा और अर्जुन की ज़िंदगी अब फिर से पटरी पर लौटने लगी थी। घर में हर कोई खुश था, लेकिन कभी कभी किस्मत में कुछ ऐसे मोड़ छुपे होते हैं जो किसी को भी गुमराह कर सकते हैं। शादी की तारीख से ठीक 3 दिन पहले एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। अर्जुन, जो अब लगभग ठीक हो चुका था, एक दिन डिलीवरी पर गया, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं आया। उसका फ़ोन भी बंद था। नेहा को एक अजीब सा डर लग रहा था। उसने बार बार कॉल किए, लेकिन अर्जुन की तरफ से कोई जवाब नहीं था। उस रात पुलिस से खबर आई, अर्जुन का एक्सीडेंट हुआ था। इस बार पहले से भी ज़्यादा भयानक। अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। नेहा के लिए वक्त वहीं थम गया। उसकी सांसें चल रही थीं। अर्जुन की चिट्ठियाँ, उसकी दी हुई छोटी छोटी चीज़ें, उसकी आवाज़, अब सब बस एक याद बनकर रह गई थी। नेहा को यकीन नहीं आ रहा था। वो रोज़ उसी बस स्टैंड पर जाती जहाँ वो उसका इंतज़ार किया करती थी। उसे लगता शायद अर्जुन फिर से बाइक लेकर आएगा, लेकिन वो जानती थी अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। उस हादसे को आज 5 साल बीत चुके हैं। रायपुर की वही पहली बरसात है।
नेहा अब भी उसी बस स्टैंड पर खड़ी है, एक गुलाब लेकर, अर्जुन के आने की उम्मीद में। अचानक से बाइक की आवाज़ सुनकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर उसके कानों में वही आवाज़ आती है, नेहा चलो मंदिर चलते हैं। जब वो आंखें खोल कर देखती है, सामने अर्जुन था।